Assalamu alaikum students, this is Dr. Fahad Amjad and welcome to another lecture on Production and Operations Management. The course code is MGT 362. The course book is Operations Management 10th edition by J. Heiser and Barry Render. In the last lecture we finished the theoretical part, all the concepts related to chapter 6S, which is statistical process control. In chapter 6 we studied the theories, the philosophies, the procedures, the techniques with which we can manage quality. We also discussed the concept of total quality management. किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है, क्या क्या चीज़ें जिनका हमें ख्याल रखना पड़ता है क्वालिटी मैनेजमेंट करने में या टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट करने में. फिर हमने 6S के अंदर देखा कि किस तरीके से हम स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल यूज़ करके क्वालिटी को मैनेज कर सकते हैं या क्वालिटी को कंट्रोल में रख सकते हैं. हमने इसके डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट थे उनकी लेट मी गिव यू अ समरी. हमने देखा कंट्रोल चार्ट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स के लिए कंट्रोल चार्ट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स के लिए कौन से कंट्रोल चार्ट्स होते हैं. हमने देखा कि कौन से मैनेजेरियल डिसीजंस होते हैं जो हमें लेने पड़ते हैं कंट्रोल चार्ट्स को इम्प्लीमेंट करने में. हमें डिफ़ाइन करना पड़ता है कि किस प्रोसेस पे लगाएं, कहाँ लगाएं स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल. फिर हमने ये देखना पड़ता है कि जी कौन सी टाइप का कंट्रोल चार्ट लगाएं. फिर हमें ये देखना पड़ता है कि जी उससे क्या आउटकम या क्या पॉलिसी होगी अगर कंट्रोल चार्ट हम इम्प्लीमेंट करते हैं और प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल है या विद इन कंट्रोल है, तो हमें कौन सी पॉलिसीज़ फिर बनानी पड़ेंगी जिससे हमारी जो प्रोडक्ट की है या सर्विस की जो क्वालिटी है वो बरकरार रहे या वो मेंटेन रहे. हमने ये देखा कि जी प्रोसेस की कैपेबिलिटी क्या होती है. कैपेबिलिटी के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट हमने इंट्रोड्यूस कराया कि एक तो डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस होती हैं और एक प्रोसेस की एक्चुअल जो उससे आउटपुट निकल रही होती है. जब उन दोनों का हम कंपैरिजन करते हैं तो हमने दो कैपेबिलिटी इंडेक्सेस देखे थे, एक प्रोसेस कैपेबिलिटी रेशो सीपी जिसको कहते हैं और एक प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स सीपीआर सीपीके जिसको कहते हैं. हमने एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग देखी कि जी एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग होती क्या है. एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग के अंदर देखा कि सैम्पलिंग प्लान क्या होता है. फिर हमने देखा सैम्पलिंग प्लान का ऑपरेटिंग कर्व भी होता है. ऑपरेटिंग कर्व से हमें क्या क्या वैल्यूज़ मिलती हैं, AQL की, LTPD की वैल्यू मिलती है, अल्फ़ा बीटा कंज्यूमर रिस्क, प्रोड्यूसर्स रिस्क, ये क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी हम डिस्कस कर चुके चैप्टर 6S के अंदर. आज हम चैप्टर 6S का ही एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स करेंगे. एक तो मेरी कोशिश यही है कि जी आप इनको खुद करने की कोशिश खुद करो अपने इन योर प्राइवेट टाइम. आप इन प्रॉब्लम्स को हल करें. एक दो प्रॉब्लम्स जो हैं जिनके आपको आंसर्स, इवन नंबर्ड प्रॉब्लम्स जिनके आपको आंसर्स मिल जाएंगे, मैं ज़रा सा आपको करा देता हूँ एक्सरसाइजेस के, सिर्फ आपको गाइड कर देता हूँ जो प्रॉपर. अभी भी मैं आपको ये नहीं दिखाऊंगा कि जी कंट्रोल चार्ट कैसे बनेगा, सारा मैंने आपको एग्जांपल्स के अंदर डिस्कस करके कहा है, डिस्कस करके बता दिया है, डिस्कस करके समझा दिया है कि जी इस तरीके से कंट्रोल चार्ट बनना है, इस तरह की सिचुएशन में इस तरह का. मेरी कोशिश एक्सरसाइजेस में ये है कि सिर्फ आपको थोड़ी सी गाइडेंस दे दूं कि जी इस तरीके से आपने चलना है. आगे इट्स अप टू यू कि आप जो एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करें. मैं आज के लेक्चर के अंदर आपको थोड़ी सी एक दो एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स करा दूंगा ताकि यू फील कंफर्टेबल इन सॉल्विंग सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. पहली प्रॉब्लम जो हमारे पास आती है एक्सरसाइज की वो 6.10 की है. 6S का जो चैप्टर है उसका 10th प्रॉब्लम है एक्सरसाइज प्रॉब्लम. अ प्रोसेस दैट इज कंसिडर्ड टू बी इन कंट्रोल measures an ingredient in ounces. Below are the last 10 samples, each of size n equal to 5. The population standard deviation is 1.36. अब ये देखें इस प्रॉब्लम के अंदर कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि उसने 10 सैंपल लिए और हर सैंपल का साइज 5 था. एक प्रोसेस के अंदर हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं एक इंग्रेडिएंट जिसका वेट हम आउंसेस में ले रहे हैं.
अब इधर से ही आपको पता चल जाता है वेट है, वेट 0 भी हो सकता है, वेट 1 भी हो सकता है, 2, 3, 4 भी हो सकता है। तो इस पे कौन सा वाला लगेगा, एट्रीब्यूट लगेगा या वेरिएबल लगेगा, कौन सा वाला कंट्रोल चार्ट हम इस पे बना सकते हैं। अब उसने ये भी बता दिया कि जी पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन ये थी, पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन ये आपके पास नोन है, प्रॉब्लम के अंदर ही नोन है या आपकी सिचुएशन के अंदर नोन है। आपको मैंने तरीके भी बताए यूजिंग एक्सेल के किस तरीके से आप पॉपुलेशन की डिफरेंट वैल्यूज मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस निकाल सकते हैं। मैंने आपको तरीका पिछले लेक्चर्स के अंदर आपको दिखाया कि इस तरीके से आप हिस्टोरिकल डाटा लो और उससे आप मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज किस तरीके से निकाल सकते हो। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो प्रॉब्लम है कि जी आपने 10 सैंपल अभी तक लिए हैं, 10 सैंपल के अंदर 5-5 का सैंपल साइज लिया गया, यानी कि इक्वल टाइम इंटरवल बाद उसने 5 चीज़ों को चेक किया, फिर अगली दफ़ा उसने सैंपल लिया, 5 चीज़ों को चेक किया, फिर 5 चीज़ों को चेक किया, इस तरीके से उसने 10 दफ़ा ये काम किया। ठीक है, व्हाट इज़ द प्रोसेस स्टैंडर्ड डेविएशन और व्हाट इज़ द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, जो एक्स इस तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा अंडरस्कोर सबस्क्रिप्ट एक्स बार, ये क्या है, ये तो हमें दी हुई है पहले से ही प्रोसेस की, उसको तो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमने ये निकालनी है। If z is equal to 3, what is the control limits for the mean chart? Mean chart कौन सा वाला होता है? X bar chart को हम mean chart कहते हैं। What is the control limit for range charts? R chart को हम range chart कहते हैं। Is the process in control? क्या प्रोसेस इन कंट्रोल में है? तो मैं आपको इसके पहले 3 सेक्शंस करा देता हूं, आपको लिमिट्स निकालना सिखा देता हूं, आपको दोनों टाइप्स ऑफ चार्ट्स की लिमिट निकाल दूंगा और फिर आपने खुद जाके उनको प्लॉट करना है और फिर बताना है कि इज़ इट इन कंट्रोल और इज़ इट आउट ऑफ कंट्रोल। ये भी याद रखिएगा कि जी किसी भी प्रोसेस को, अब हमें देखें इसने सीधा सीधा कह दिया एक्स बार एंड आर चार्ट बनाना है। एक्स बार एंड आर चार्ट तो नॉर्मली बनता ही हमेशा एट्रीब्यूट के केस के अंदर है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि जी जो हमने बनाने हैं वो बनते ही वेरिएबल, आई एम सॉरी, वो बनते ही वेरिएबल के केस के अंदर है। लेट मी डिलीट इट हियर। आपके पास जो एक्स बार एंड आर चार्ट्स होते हैं दे आर ऑलवेज फॉर कंट्रोलिंग वेरिएबल्स। हमें ये भी पता है कि वेरिएबल्स आउंसेस जो है वो वेट है और वेट का एक ज़ीरो होता है, उसके अंदर वेट का एक कंटिन्यूस स्केल होता है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, तो वो हम वेरिएबल से ही, वेरिएबल चार्ट से, कंट्रोल चार्ट से बना सकते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल है कि जी किस तरीके से हम ये वाली वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग मीन निकाल सकते हैं। इसको देखें, हमारे पास n की जो वैल्यू है दैट इज गिवन टू अस, n इज अबाउट 5, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें दी हुई है पॉपुलेशन की 1.36। अब कौन सा क्वालिटी मैनेजमेंट का एक टेनेंट था, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल का एक बेसिक टेनेंट था जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं क्वालिटी को, जो हमें बताता था सैंपल और पॉपुलेशन के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है। वो हमें एक ही बताता था, एक ही हमने थ्योरम पढ़ा है, वो सेंट्रल लिमिट थ्योरम पढ़ा है, और वो कहता था कि जी जो सैंपल का मीन होगा वो पॉपुलेशन के मीन के बराबर होगा, और द मीन ऑफ द सैम्पलिंग मीन्स इज इक्वल टू द पॉपुलेशंस मीन, एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ द सैम्पलिंग मीन इज इक्वल टू पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड it is equal to this relationship of the population standard deviation। कि सैम्पल साइज कितने का ले रहे हैं आप और इसकी वैल्यू क्या है पॉपुलेशन की। तो पहला पार्ट तो बड़े इजीली सॉल्व हो जाएगा। 1.36 को जब हम डिवाइड करेंगे 5 अंडर रूट से तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी, वो होगी 0.6082। ठीक है, अब हमने कब अपर कंट्रोल लिमिट निकालनी है एक्स बार की और लोअर कंट्रोल लिमिट हमने एक्स बार की निकालनी है। तो किस तरीके से निकालेंगे, एक्स डबल बार प्लस जेड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा
सबस्क्रिप्ट x बार x डबल बार माइनस z दिस। ये वैल्यू उसने प्रॉब्लम के अंदर आपको दे दी है कि जी जो z की वैल्यू है वो आपने 3 रखनी है। ठीक है, अब हम किस तरीके से निकाल सकते हैं ये डिफरेंट वैल्यूज। आपके पास पहला सैंपल है, उसके अंदर कुछ वैल्यूज हैं, ठीक है। दूसरा सैंपल है, उसके अंदर कुछ वैल्यूज हैं। तीसरा सैंपल है, उसके अंदर कुछ वैल्यूज हैं। अब आप इन सैंपल्स का x बार फॉर सैंपल 1, x बार फॉर सैंपल 2, x बार फॉर सैंपल 3 अप टिल x बार फॉर सैंपल 10 निकालोगे। किस तरीके से ये निकलेगा? मीन वेट इन सैंपल 1, इन सारों को एड अप करते जाओगे, ठीक है, और उनको डिवाइडेड बाय 5 कर दोगे। तो जो x बार पहले का आता है दैट इज अबाउट 10, जो दूसरे का आता है दैट इज ऑल्सो अबाउट 10। इसी तरह आप करते जाओगे सारों के लिए, जो 10th है उसका अराउंड 10.2 आता है, ठीक है। तो ये जब आपने सारे x बार सारे सैंपल्स का जो मीन वेट है आपने निकाल लिया, जब आप इनको एड अप करोगे और डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो आपके पास क्या निकल आएगा? x डबल बार, the mean of the samples mean, that is x double bar। एंड वो किस तरह से है, उसकी जो वैल्यू है आई विल शो यू हेयर। x डबल बार जो निकल रहा है दैट इज अबाउट, सारों को जब आप एड अप करोगे इट विल बी 100 डिवाइडेड बाय 10, तो x डबल बार विल बी इक्वल टू 10, ठीक है। अब हमने इस फॉर्मूला में ये वैल्यू निकाल ली और हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है और ये वाली भी वैल्यू हमने निकाल ली है, ठीक है। अब कंट्रोल लिमिट्स बनाना मुश्किल है इसके अंदर, नहीं। अपर कंट्रोल लिमिट x बार इक्वल्स टू 10 प्लस 3 इंटू 0.6082। इसी तरह लोअर कंट्रोल लिमिट x बार की आप करोगे 10 माइनस 3 0.6082, और ये आपके पास अपर एंड लोअर कंट्रोल लिमिट्स इस प्रॉब्लम की दे देंगे, ठीक है। अब रेंज का किस तरह निकालें? रेंज का निकालने के लिए हमें पता है कि जी फॉर्मूला ज़रा डिफरेंट है। पहले दो पार्ट तो हो गए ना, ए और बी पार्ट हो गया कि जी अपर एंड लोअर कंट्रोल फॉर द मीन चार्ट, तो मीन चार्ट की हमने निकाल ली। अब हमने कंट्रोल लिमिट्स फॉर रेंज चार्ट निकालने हैं। रेंज चार्ट के किस तरह से कंट्रोल लिमिट निकल सकती हैं? अगर आपको रेंज चार्ट का फॉर्मूला याद हो, अपर कंट्रोल लिमिट फॉर आर फॉर एक्स for R is about and lower control limit for R chart, ये हम किस तरीके से निकाल सकते हैं? हमें इसके लिए R बार की वैल्यू चाहिए होगी। इसी तरीके से हमें डिफरेंट टेबल से हमें जाके वैल्यूज़ ऑफ A2 चाहिए होगी या D2 एंड D3 चाहिए होगी। तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ हम जाके टेबल से देखेंगे कि सैंपल के अंदर वो क्या है और उस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। कंट्रोल लिमिट फॉर रेंज चार्ट के जो फार्मूलाज हैं हम उधर से जाके देखेंगे कि जी रेंज चार्ट के फार्मूलाज के अंदर हमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। हम हर सैंपल की इसके अंदर हमें मीन वैल्यू आर बार चाहिए होगी। आर बार हम किस तरह निकालेंगे? आपके पास सारा डाटा दिया हुआ है कि जी ये सैंपल हमने लिया, ये सैंपल हमने लिया, ये सैंपल हमने लिया, इसकी रेंज क्या होगी? ये देखें इसमें से रेंज होती क्या है? मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज का डिफरेंस, ठीक है। तो इसके अंदर रेंज क्या होगी? इसके अंदर मिनिमम वैल्यू 8 है, मैक्सिमम वैल्यू 12 है। तो क्या 9, 10, 11, 12। तो इस सैंपल के अंदर जो रेंज की वैल्यू है, लेट्स से कि जी सैंपल 10 के अंदर जो रेंज की वैल्यू है दैट इज 4। इसी तरह हम सैंपल 9 को देखते हैं कि जी सबसे छोटी वैल्यू 8 है, सबसे बड़ी वैल्यू 12 की है। तो वही 9, 10, 11, 12।
तो जो आर रेंज ऑफ सैंपल लाइन है वो भी 4 की है। ठीक है, इस तरीके से हम सारे सैंपल्स की रेंज निकालेंगे। उन रेंजेस को जब हम ऐड करेंगे, यानी कि आर बार निकालने के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3, इसी तरह R10 तक जाएंगे, सारों को एडअप करेंगे और उनको जब हम डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे तो हमारे पास पूरे जो आर बार की वैल्यू आ जाएगी। द मीन रेंज, जितने भी सैंपल्स लिए गए हैं उनकी मीन रेंज कितनी है। 10 सैंपल्स लिए गए हैं, 5-5 साइज का सैंपल साइज था, टोटल हमने 10 सैंपल लिए हैं। पहले सैंपल के अंदर इतनी रेंज थी, 10वें के अंदर इतनी रेंज थी, 9वें के अंदर इतनी रेंज थी। जो उनकी रेंजेस आ रही हैं उनको आपने एडअप करना है, डिवाइडेड बाय 10 करना है। ठीक है, अब रेंज चार्ट बनाने के लिए आप जाके देखो कि स्लाइड के अंदर और बुक के अंदर कौन सा फॉर्मूला दिया है। फॉर्मूला उसने जौन सा वाला दिया होगा उसकी वैल्यू आपको टेबल से देखनी पड़ेगी कि जी सैंपल साइज 5 है तो हमें कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज की क्या जरूरत पड़ेगी। आई थिंक इट इज आइदर A2 हमें देखना पड़ेगा या D3 एंड D4 देखना पड़ेगा। आई एम नॉट श्योर इन दोनों में से कौन सा देखना है। यू हैव टू गो टू द बुक, सी विच वेरिएबल वी हैव टू सी। इट इज डिपेंडेंट ऑन दी सैंपल साइज के जी 5 का सैंपल साइज होगा, उससे कॉरेस्पॉन्डिंगली आपने वैल्यूज देखनी है। आर बार की वैल्यू आपको निकल आएगी, इधर से हमने निकाल लिया है, वो आप फॉर्मूलाज के अंदर डालोगे तो आपके पास अपर एंड लोअर कंट्रोल लिमिट्स आर चार्ट की आ जाएंगी। इज द प्रोसेस इन कंट्रोल। अब प्रोसेस के इन कंट्रोल होने का हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमें एक्स बार चार्ट और हमें आर चार्ट बनाने पड़ेंगे। हमने कंट्रोल लिमिट्स इसकी निकाल ली, हमने कंट्रोल लिमिट्स इसकी निकाल ली। ठीक है, फिर अब आप जाके दोनों चार्ट्स को प्लॉट करोगे। ठीक है, ये एक्स चार्ट होगा, ये आर चार्ट होगा। एक्स चार्ट की जो मीन वैल्यू होगी वो एक्स डबल बार होगी, आर चार्ट की जो मीन वैल्यू होगी वो आर बार होगी। इसकी अपर कंट्रोल लिमिट एक्स बार होगी, लोअर कंट्रोल लिमिट आपके पास एक्स बार होगी। इसकी अपर कंट्रोल लिमिट आर चार्ट होगी और ये लोअर कंट्रोल लिमिट आर चार्ट होगी। आपने फिर जाके हर सैंपल का जो है ना 10 सैंपल लिए, 2, 3, 4, 5, 6 अप टिल 10, इन सारों को आपने प्लॉट करना है कि जी पहले सैंपल का क्या है, दूसरे सैंपल का क्या है, तीसरे सैंपल, चौथा सैंपल। इसी तरह हमने सारे सैंपल्स को प्लॉट करना है और उनकी वैल्यूज देखनी है। जहां वो 3 कंट्रोल लिमिट से बाहर जा रही हैं वहां आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, और अगर वो कंट्रोल लिमिट से बाहर जा रही हैं तो प्रोसेस इज नॉट इन कंट्रोल। यू हैव टू से दैट, यू हैव टू डिसाइड आइदर द प्रोसेस इज इन कंट्रोल और इज द प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल। अगर सारे पॉइंट्स लिमिट्स के अंदर है तो प्रोसेस इज इन कंट्रोल, अगर सारे पॉइंट लिमिट से बाहर, अगर कुछ पॉइंट लिमिट से बाहर हो रहे हैं तो प्रोसेस इज आउट ऑफ कंट्रोल। अब ये सारे का सारा प्रोसीजर है किस तरीके से आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। कि मेरी यही ख्वाहिश है कि आप जाओ इसको खुद सॉल्व करो। मैंने आपको जो प्रोसीजर था वो दिखा दिया, अब इसको सॉल्व करने का काम आप पे है। तो अगर इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम होगी, यू हैव द बुक, यू हैव द एग्जांपल्स, यू शुड वर्क ऑन मेकिंग योर ओन कंट्रोल लिमिट्स। इट इज़ अ प्रोसीजर कि जी कंट्रोल लिमिट्स आप एक दफ़ा हाथ से बनाओगे तो आपको सारी चीज़ समझ आएगी। इसीलिए मैं आपको इधर नहीं करा रहा कि एक एक पॉइंट को प्लॉट करने का मेरे लिए इट इज़ समथिंग दैट यू शुड डू विद योर ओन हैंड्स, तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से प्लॉटिंग समझ आएगी। अगली प्रॉब्लम क्या है, अगली एक्सरसाइज एक तो हमने 6-10 की है। अगली एक्सरसाइज की प्रॉब्लम जो है वो 6.20 है। इसका भी मैं आपको प्रोसीजर, जो कोई प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर हम वो देखते हैं और फिर हम इस चैप्टर को फॉर्मली कंक्लूड करते हैं। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम के अंदर भी सबसे पहले तो हमने डिसाइड करना है कि जी मांग क्या रहा है हमसे, व्हाट इज ही
trying to ask from us. आपने किस तरह का कंट्रोल चार्ट बनाना है, एट्रीब्यूट्स के लिए बनाना है या वेरिएबल्स के लिए बनाना है? तो फिर आपने सबसे पहले डिसीजन लेना है कि जी शिकागो सप्लाई कंपनी मैन्युफैक्चर्स पेपर क्लिप्स एंड अदर ऑफिस प्रोडक्ट्स. Although inexpensive, paper clips have provided the firm with high margins of profitability. A sample size of 200 results are given profitably. Sample size is 200. Results are given for the last 10 samples. अब 10 सैंपल्स में से उन्होंने कुछ वो बना रहे हैं, क्लिप्स बना रहे हैं, क्लिप्स पेपर क्लिप्स लेते हैं, 200 की पेपर क्लिप्स लेते हैं, 200 पेपर क्लिप्स लेते हैं, उनमें से देखते हैं कितनी क्लिप्स खराब है. एक सैंपल लिया, 10 सैंपल उन्होंने टोटल इन लिए हैं, 1 से लेके 10 तक की जो इंफॉर्मेशन है वो आपके पास टेबल में गिवन है. पहला जब सैंपल लिया तो उसमें से 200 क्लिप में से 5 क्लिप्स खराब हुई. दूसरा सैंपल लिया तो उन्होंने देखा कि जी 200 क्लिप्स में से 7 क्लिप्स खराब थी. तीसरा लिया तो 200 में से 4 खराब थी. इसी तरह जब वो सैंपल लिए, 10वां सैंपल लिया तो 200 क्लिप्स के अंदर 8 खराब थी. Establish upper and lower control limits for the control charts and graph the data. Is the process in control? If the sample size were 100 instead, how would your limits and conclusions change? ठीक है. अब सबसे पहले देखें इसके अंदर परसेंटेज, इसके अंदर डिफेक्टिव्स बताए गए हैं, डिफेक्टिव का नंबर बताया है. ठीक है, आइदर इट इज एक्सेप्टेबल और इट इज नॉट एक्सेप्टेबल. तो ये सीधा केस आ रहा है आपके पास. एट्रीब्यूट चार्ट बनेंगे, वो वाले कंट्रोल चार्ट्स बनेंगे जो एट्रीब्यूट्स को कंट्रोल करते हैं, एट्रीब्यूट्स को प्लॉट करते हैं. वेरिएबल्स वाले इस केस के अंदर नहीं बनेंगे. अब हम एट्रीब्यूट्स के हमने 2 पढ़े हैं, पी पढ़े हैं, सी पढ़े हैं. पी क्या बताता था? परसेंटेज डिफेक्टिव बताता था. ये काउंट ऑफ डिफेक्टिव बताता था कि टोटल कितने, एक यूनिट एरिया के अंदर कितने काउंट्स हो रहे हैं. अब हमारे पास पता है कि सैंपल 200 का है और उसमें इतने डिफेक्ट्स निकले हैं, तो हम परसेंटेज डिफेक्टिव नहीं निकाल सकते इससे कि जी सैंपल जो था वो 200 का था, उसमें से 5 खराब थे. उसको जब ये फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो यू विल हैव परसेंटेज डिफेक्टिव. नहीं, ठीक है. तो इसके अंदर हमारे पास पी चार्ट बनेगा. पी चार्ट बनाने के लिए कुछ ज़रूरत है हमें फार्मूलाज की, अपर लिमिट, कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट्स की. तो देखते हैं. इस केस के अंदर हमारे पास n की जो वैल्यू है वो 200 है. हमारे पास 10 सैंपल्स हैं. हमने कंट्रोल लिमिट्स बनानी है, अपर कंट्रोल लिमिट फॉर पी चार्ट, इसी तरह लोअर कंट्रोल लिमिट फॉर पी चार्ट बनानी है. जब हम इस्टेब्लिश कर लेंगे अपर एंड लोअर कंट्रोल लिमिट्स, फिर हमने उसको चार्ट करना है. चार्टिंग का प्रोसेस मैं आप पे छोड़ता हूं, मैं अपर एंड लोअर कंट्रोल लिमिट्स आपको बता देता हूं. फिर उसने कहा है कि इज द प्रोसेस इन कंट्रोल. वही प्रोसीजर जब आप इसको चार्ट करोगे, अगर कोई पॉइंट आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल लिमिट्स जा रहा है, तो प्रोसेस इज आउट ऑफ कंट्रोल. अगर वो नहीं जा रहा तो प्रोसेस इज इन कंट्रोल. अब इसके अंदर एक नई चीज आई हुई है कि जी अगर हम 100 ले लेते हैं सैंपल साइज, पहले तो हम 200 ले रहे थे ना, अब अगर नया सैंपल साइज हम 100 का लेते हैं तो किस तरीके से कंट्रोल लिमिट की जो कंट्रोल लिमिट्स हैं वो चेंज होंगी. इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है ना कि जी अपर लिमिट पॉजिटिव और जो लोअर लिमिट है 0 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो वो हमें पता चलेगा. देखते हैं कि वो कैसे आती है. सोल्यूशन के अंदर हम जब देखेंगे तो हमारे पास ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कि जी कंट्रोल लिमिट्स की अपर वैल्यू तो पॉजिटिव में होगी, या तो आपका डिफेक्ट होगा या तो नहीं होगा, नेगेटिव डिफेक्ट नहीं हो सकता. तो हमें अगर हम सैंपल साइज को 100 में लेके जाएंगे तो कंट्रोल लिमिट्स किस तरीके से चेंज होती हैं, तो वो हम उधर देखेंगे कि क्या किया जा सकता है. ठीक है जी, आपके पास सैंपल साइज जो है दैट इज 200. यू हैव टू फाइंड आउट अपर कंट्रोल लिमिट फॉर पी चार्ट, यू हैव टू फाइंड आउट लोअर कंट्रोल लिमिट फॉर पी चार्ट. इसका जो फॉर्मूला था वो पी बार था प्लस माइनस जेड इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पी कैप. अब यहाँ से आप देखें जो स्टैंडर्ड डेविएशन पी कैप जो थी दैट इज अबाउट मीन वैल्यू पी बार
-1 माइनस पी बार डिवाइडेड बाय n होल अंडर रूट, इस तरीके से हमने ये निकालनी है। अब इसके अंदर सबसे जो ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी सवाल है कि जी पी बार वेट, दिस इज दी मीन परसेंटेज एरर। टोटल एरर कितना है मीन परसेंटेज एरर निकालने के लिए, इन सारे एरर्स को हम ऐड अप करेंगे, तो वो जो ऐड अप होगा दैट विल बी अबाउट 50, कि जो टोटल आपने डिफेक्ट्स 10 सैंपल लिए हैं, 10 में से टोटल डिफेक्ट्स कितने आपके सामने आए हैं, तो वो ऐड अप होके 50 थे, और टोटल काम 200 का एक सैंपल था, 10 सैंपल आपने लिए थे, तो टोटल चीजें जो आपने चेक की हैं और टोटल उसके अंदर से डिफेक्ट्स कितने निकले हैं, तो आपके पास मीन डिफेक्ट आ जाएगा, तो दैट इज अबाउट 0.025। ठीक है, अब आपके पास पी बार की वैल्यू आ गई, तो अब आप स्टैंडर्ड डेविएशन बड़े इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि आपने ये वाली वैल्यू निकाल ली, आपने ये वाली वैल्यू आपको पता है, तो अब आप इसके अंदर ऐसे डालेंगे वैल्यूज को, तो 0.025 उसको 1 माइनस 0.025, ठीक है, डिवाइडेड बाय 200 होल अंडर रूट, जब आप इसको करेंगे तो यू विल हैव अ वैल्यू ऑफ 0.0110। ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ गई। ये आपके पास पी बार की थी, ये आपने इधर यहां से शो कर दिया। ठीक है, अपर एंड लोअर कंट्रोल लिमिट्स निकालनी है। अब आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई है। आप 0.025 प्लस माइनस, एक दफा इसको प्लस करेंगे अपर कंट्रोल लिमिट फाइंड करने के लिए, और माइनस करेंगे तो लोअर कंट्रोल लिमिट निकल आएगी। मैं दोनों को एक साथ ही लिख रहा हूं, वरना तो अगर इजीली है तो आप अलग-अलग भी इनको निकाल सकते हैं। यहाँ 3 डालेंगे, 3 की वैल्यू, और ये वाली जो वैल्यू है ये हमने निकाल लिया। z के लिए हम 3 यूज कर रहे हैं, 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस फ्रॉम द मीन, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन अबव द मीन, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो द मीन। अब आपके पास 0.0110 यहाँ आ जाएगा, और जो आपके पास इसकी वैल्यूज आएंगी वो 0.091, और जो दूसरी वैल्यू आएगी वो 0.0225 plus and minus, it will be, I think it will be 0.003. The next value will be about 0.025 minus 0.0330। तो जो इसका आंसर आपके पास आएगा, दिस इज व्हाट 0.030, ये आपके पास नेगेटिव में आंसर आएगा। क्योंकि नेगेटिव में आंसर आ रहा है तो नेगेटिव तो हम कर नहीं सकते, तो हम एक इसको पॉजिटिव, एक तो पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे, नेगेटिव वाली वैल्यू को हम 0 कंसिडर करेंगे। या तो आप डिफेक्ट करोगे, या तो आप डिफेक्ट नो डिफेक्ट। नेगेटिव डिफेक्ट क्या होता है? नेगेटिव डिफेक्ट का मतलब ये हुआ कि आपने डिफेक्ट सही कर दिया, नहीं, तो ये वाला जो होता है ये हम नहीं रख सकते। अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही हो तो फिर हम उसको क्या करते हैं, हम उसको पॉजिटिव पे 0 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसकी जो लोअर कंट्रोल लिमिट है वो 0 होगी, अपर कंट्रोल लिमिट उसकी ये होगी। ठीक है, अब वो कहता है कि जी सैंपल साइज हम अगर 100 रख लें, अगर आपके पास सैंपल साइज 100 का आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे, फिर वही सब कुछ प्रोसीजर यूज करेंगे कि जी पी बार की वैल्यू आप लोगे, पी बार की वैल्यू आप निकालोगे। पूरा आपका जो डिफेक्ट्स थे वो 50 थे, 100 का सैंपल था, 10 दफा आपने सैंपल लिया, तो टोटल डिफेक्ट्स कितने आए, टोटल काम जिसको आपने चेक किया वो कितना था, वो फिर से आपके पास इसके अंदर 0.05 आ जाएगा। आपने फिर इसके बाद पी बार के बाद आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेनी है। 0.05 1 माइनस 0.05
ये आपने इसको ये किया, इसको डिवाइडेड बाय सैंपल साइज विच इज 100, आपके पास इधर से वैल्यू आ जाएगी विच विल बी 0.0217। ठीक है। फिर उसी तरीके से आपने अपर कंट्रोल लिमिट्स पी बार बना देनी है, पी बना देनी है, लोअर कंट्रोल लिमिट्स पी बना लेनी है, वही फॉर्मूला पी बार प्लस माइनस जेड स्टैंडर्ड डेविएशन पी, कंट्रोल लिमिट्स बनाएंगे, प्लॉट करेंगे, आप फिर देख लेना इज द प्रोसेस इन कंट्रोल और इज द प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल। इसके अंदर भी यही होगा, जो अपर कंट्रोल लिमिट की वैल्यू है वो 0.1151 आएगी, लोअर की वैल्यू माइनस 0.015 आ रही है, तो माइनस तो हम कर नहीं सकते, तो हम इसको फिर जीरो कंसिडर कर लेंगे। या तो डिफेक्ट होता है या तो नहीं होता, नेगेटिव डिफेक्ट तो नहीं होता ना, तो हम लोअर कंट्रोल लिमिट को हम जीरो कंसिडर कर लेंगे, अपर कंट्रोल लिमिट की आपके पास ये वैल्यू आ रही है। इन दो एग्जाम्पल एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स के बाद हमारा चैप्टर 6 खत्म होता है। हमने चैप्टर 6 पढ़ लिया, चैप्टर 6S पढ़ लिया। 6 के अंदर आपके पास थ्योरी थी, 6S के अंदर आपके पास ज़रा स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल की ज़्यादा एक्सटेंसिव किस्म की एग्जांपल्स थी, किस तरीके से चार्ट्स बनाने हैं, किस तरीके से आपने उनको प्रोसेस को कंट्रोल करना है, प्रोसेस की कैपेबिलिटीज़ क्या होती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमने 6S के अंदर पढ़ ली। 6 के अंदर हमने थ्योरी पढ़ ली, 6S के अंदर हमने अब डिफरेंट स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल को डीपली या मोर एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा। अब एट दिस स्टेज आई शुड पॉज एंड डिस्कस कि जी अभी तक हमने ऑपरेशंस मैनेजमेंट में क्या पढ़ लिया। ऑपरेशंस मैनेजमेंट के अंदर बेसिकली जो हमने पहले इनिशियल चैप्टर्स के अंदर देखा था कि जी व्हाट आर द 10 डिसीजंस जो एक ऑपरेशंस मैनेजर को लेने पड़ते हैं, उसमें स्केजुलिंग के होते हैं, प्लानिंग के होते हैं, फोरकास्टिंग डिसीजंस हैं आपके पास, क्वालिटी रिलेटेड डिसीजंस उसने लेने होते हैं, प्लानिंग, प्लेसमेंट, लोकेशन डिसीजन, सप्लाई चेन के डिसीजंस होते हैं। तो जाहिर बात है ये सारे 10 या 11 जो हैं डिसीजन टाइप्स, ये सारे के सारे हम प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट के अंदर पढ़ते हैं। हमने अभी तक कौन कौन से जो बेसिक डिसीजन टाइप्स हमने देख ली, वो हमने कौन कौन सी देख ली हैं। अभी हमने शुरू के अंदर चैप्टर 2 के अंदर स्ट्रेटेजी देखी कि जी स्ट्रेटेजी किस तरह बनाई जाती है, मिशन क्या होता है, स्ट्रेटेजी क्या होती है, मिशन और स्ट्रेटेजी किस तरह कंपनी पे इम्पैक्ट करती हैं, डिफरेंट स्ट्रेटेजीज क्या हैं, किस तरीके से वो स्ट्रेटेजीज कम्युनिकेट की जाती हैं टू दी एम्प्लॉयज़। फिर हमने अगले चैप्टर्स के अंदर आके देखा कि जी प्लानिंग क्या होती है, प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होगी। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स पढ़ ली, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर हमने देखा कि जी पर्ट क्या होता है, सीपीएम क्या होता है, गैंट चार्ट्स क्या होते हैं, इनको किस तरह से बनाया जाता है, क्रिटिकल पाथ किस तरीके से हम निकालते हैं, क्रिटिकल पाथ आपको क्या इन्फॉर्मेशन देता है, प्रोजेक्ट की टाइमिंग किस तरीके से अफेक्ट होती है, प्रोजेक्ट की कंप्लीशन जो होती है वो कौन सी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है, प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ की जो कंप्लीशन होती है वो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही होती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर पढ़ ली। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने फोरकास्टिंग टेक्निक्स पढ़ ली। हमने देखा फोरकास्टिंग होती क्या है, फोरकास्टिंग क्यों की जाती है। फोरकास्टिंग इसलिए की जाती है कि फ्यूचर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लो और उसके हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कर सको, स्केजुलिंग कर सको, डिसीजन ले सको, मिड टर्म डिसीजन, लॉन्ग टर्म डिसीजन, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, ये सारे के सारे आपने डिसीजंस लेने होते हैं जो किसी खास इन्फॉर्मेशन पे आपने बेस करने होते हैं। वो इन्फॉर्मेशन फ्यूचर की आप फोरकास्टिंग से ले सकते हो। उसके अंदर हमने डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ी। पहले तो हमने देखा टाइम सीरीज क्या होती है, क्वांटिटेटिव मेथड्स क्या है, क्वालिटेटिव मेथड्स क्या है। क्वांटिटेटिव मेथड्स के अंदर टाइम सीरीज होती हैं, एसोसिएटिव टाइप्स होती हैं, उनको किस तरीके से हमने करना है, रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है, कोरिलेशनशिप क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें हमने अब तक कवर कर ली हैं प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट के अंदर। हमने अब इस चैप्टर के साथ 6 एंड 6S के साथ हमने ये भी देख लिया कि जी किस तरीके से आप क्वालिटी को बेहतर कर सकते हो, क्वालिटी को मैनेज कर सकते हो। अब जो हम आगे पढ़ेंगे
अब हम 7 चैप्टर एंड 7S को आगे डिस्कस करेंगे। आज मैं 7 को स्टार्ट करता हूँ। 7 के बारे में हम पढ़ेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे कि जी 7S के अंदर क्या है। 7th चैप्टर जो है वो आपका बेसिकली प्रोसेस स्ट्रेटेजी एंड सस्टेनेबिलिटी। ये प्रोसेस के बारे में मैंने क्वालिटी मैनेजमेंट पढ़ ली, हमने फोरकास्टिंग पढ़ ली, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ ली, हमने स्ट्रेटेजी पढ़ ली। अब हम फोकस करेंगे कि जी प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस को किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, प्रोसेस को किस तरीके से मॉडल किया जाता है, किस तरीके से हम, अब प्रोसेसेस तो हर जगह पे होते हैं ना, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर प्रोसेसेस होते हैं, सर्विस के अंदर प्रोसेसेस होते हैं। हम किस तरीके से प्रोसेसेस को मॉडल करते हैं, प्रोसेस के अंदर मॉडल करने की स्ट्रैटेजीज क्या हैं, किस तरह के प्रोसेसेस हमें नज़र आते हैं इन दी प्रैक्टिकल लाइफ, उनको हम किस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम चैप्टर 7 और सप्लीमेंट ऑफ 7 के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको एक आउटलाइन दे देता हूं कि जी ओवरऑल इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे। पहले हम एक देखेंगे कि जी एक हार्ली डेविडसन एक कंपनी है जो मोटरसाइकिल बनाती है, हैवी बाइक्स बनाती है। हम देखेंगे कि जी ये कंपनी किस तरीके से अपने मोटरसाइकिल बनाती है। फिर हम 4 स्ट्रेटेजीज, आज के लेक्चर के अंदर हम 4 स्ट्रेटेजीज पढ़ेंगे प्रोसेस की। ठीक है, ये जो 4 स्ट्रेटेजीज हैं बेसिकली दिस विल हेल्प यू कैटेगराइज द डिफरेंट ऑपरेशंस अराउंड यू। बेशक वो सर्विस के अंदर हो, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हो, इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि यार ये इस तरह का प्रोसेस हो रहा है, ये इस तरह का प्रोसेस हो रहा है। तो इस चैप्टर के अंदर हम ये करेंगे कि जी प्रोसेस को पहले कैटेगराइज करने का तरीका देखेंगे, किस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हो, और फिर हम उसके बारे में डिफरेंट प्रोसेसेस के कंपैरिजन करेंगे कि ये अगर इस तरह का प्रोसेस है तो इसमें क्या नुकसानात हैं, क्या फ़ायदे हैं इसकी कॉस्ट कितनी होगी, इसमें टाइम कितना लगेगा, लेबर किस तरह का चाहिए। फिर हम अगले इसी चैप्टर में आगे जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो प्रोसेस एनालिसिस एंड डिज़ाइन है। ठीक है, प्रोसेस को हम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं और प्रोसेस को किस तरीके से हम डिज़ाइन कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें, फ्लो चार्ट्स आपने अभी तक ऑपरेशंस, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट के अंदर अभी तक फ्लो चार्ट थोड़े बहुत देखे हैं। एक्टिविटी चार्ट मैंने आपको बताई कि इस तरीके से ये इन्वेंट्री है, ये दूसरे प्रोसेस हो रहा है और फिर ये फिनिश्ड गुड्स बन रही हैं। ये मैं आपको मल्टीपल दफ़ा एग्जांपल्स दे चुका हूँ कि जी इसको हम इन्वेंट्री कहते हैं, ये एक्टिविटी हो रही है। तो फ्लो चार्ट्स भी आपको यही बता रहे होते हैं कि जी प्रोसेस किस तरह चल रहा है, क्या चीज़ आगे जा रही है, क्या चीज़ पीछे आ रही है। इसी तरह हम वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग भी पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, टाइम फंक्शन मैपिंग पढ़ेंगे। इन सारे जो टेक्निक्स हैं, ये सारे आप कह सकते हो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, इससे हम प्रोसेस को एनालाइज कर सकते हैं और प्रोसेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। एनालाइज करने का मतलब है कि प्रोसेस के अंदर कोई खामियां हों, कोई अच्छाइयां हों, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और डिज़ाइन का मतलब है कि प्रोसेस को अगर बेहतर बनाना हो तो किस तरीके से बेहतर बनाना है उसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। हम प्रोसेस चार्ट्स पढ़ेंगे, सर्विस ब्लूप्रिंटिंग पढ़ेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। फिर हम सर्विस के अंदर प्रोसेस डिज़ाइन किस तरह किया जाता है उसको देखेंगे, उस पर ज़रा सी हम नज़र डालेंगे कि जी एक तो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ तो हो गई, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़, और प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट के अंदर ज़्यादातर एम्फेसिस प्रोडक्शन पे ही दिया जाता है, मगर सर्विसेज आर आल्सो इम्पॉर्टेंट, तो हम उसको भी देखेंगे। हम इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी सिलेक्शन देखेंगे कि जी किस तरह के प्रोसेस के लिए किस तरह की इक्विपमेंट होनी चाहिए। हम आखिर में इस चैप्टर 7 जो है, इसके आखिर में हम डिफरेंट प्रोडक्शन टेक्निक्स देखेंगे या टेक्नोलॉजीज देखेंगे कि जी किस तरह की मशीनें अवेलेबल हैं आपके पास, किस तरह के प्रोसेस कंट्रोल हो सकते हैं, रोबोट्स कहाँ यूज़ होते हैं, ऑटोमेटेड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम्स, RFIDs, या जो बार कोड्स होते हैं, बार टैग्स, वो कहाँ यूज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें क्यों यूज़ होती हैं। ये इसी तरीके से हम और भी हैं, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, ये सारी की सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे और हमारा
बेसिक आइडिया, जो बेसिक प्रोसीजर होगा इस चैप्टर को स्टडी करने का, कि सबसे पहले हम देखेंगे किस तरीके से हम प्रोसेस को कैटेगराइज कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। एक दफ़ा कैटेगराइज कर लिया, फिर हम डिफरेंट कैटेगराइज्ड प्रोसेसेस की खामियां या उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। इसमें कॉस्ट ज़्यादा है, इसमें क्वांटिटी ज़्यादा है, वो सारी की सारी देख के फिर हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि किस तरीके का प्रोसेस को आप डिज़ाइन कैसे कर सकते हो, प्रोसेस को आप एनालाइज किस तरह कर सकते हो। ये सारी की सारी चीज़ें हम चैप्टर 7 के अंदर देखेंगे। तो फिर हम हमारा ऑपरेशंस मैनेजमेंट, प्रोडक्शंस एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से, फोरकास्टिंग से होता हुआ क्वालिटी मैनेजमेंट और फिर प्रोसेस डिज़ाइन पे आ रहा है। तो ये देखें, ये वो सारे के सारे 10 डिसीजंस जो है ना ऑपरेशंस मैनेजर के, कि जी आपने ये डिसीजन भी लेना है, ये डिसीजन भी लेना है, ये डिसीजन भी लेना है। तो हम आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेशन कर रहे हैं अपने कोर्स के अंदर कि जी हमने ये डिसीजन लेना भी सीख लिया, हमने फोरकास्टिंग करना भी सीख ली, हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी सीख ली, हमने क्वालिटी मैनेजमेंट भी सीख ली। अब हम प्रोसेस की मैनेजमेंट सीखेंगे कि प्रोसेस को किस तरह डिज़ाइन किया जाता है, प्रोसेस को किस तरह मैनेज किया जा सकता है। तो ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं ये हम चैप्टर 7 और 7S के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये बेसिकली एक मोटरसाइकिल तो सारों ने ही देखा होगा कि जी मोटरसाइकिल क्या होता है। मोटरसाइकिल के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उसके अंदर इंजन होते हैं, उसकी बॉडी होती है, उसकी लाइटें होती हैं, उसके पहिए होते हैं, उसकी ब्रेक्स होती हैं। अब ये सारी चीज़ें बनाते किस तरीके से हैं उसको हम देखते हैं कि जी एक मोटरसाइकिल बनने का क्या प्रोसीजर होता है। एक बहुत मशहूर कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है जिसका नाम है हार्ली डेविडसन। वो क्या करती है, उसका जो बेसिक तरीका ये है कि जी जहाँ ये चीज़ बना रही होती है वहाँ जो जहाँ ये इसने मोटरसाइकिल बनाना है वहाँ ये असेंबली करती है, ठीक है। असेंबली का मतलब ये होता है कि सारे पार्ट्स आते हैं, उनको जोड़ा जाता है और आखिर में एंड प्रोडक्ट बना दी जाती है। अब इसके अंदर देखें ना, इसके अंदर एंड प्रोडक्ट जो है वो आपका ये स्कूटर बन रहा है। उससे पहले क्या होता है, सबसे पहले आप फ्रेम का जो ट्यूब होती है उसको शेप करते हो, उसको बेंड करके जिस तरीके का आपको फ्रेम चाहिए उस तरीके से करते हो। उस पे आप डिफरेंट फ्रेम बिल्डिंग वर्क सेल कि जी फ्रेम को किस तरीके से उसमें सुराख करने हैं, जहां उसके अंदर चीजें जाएंगी उन सारों के ऊपर वो काम करेंगे, उसके ऊपर मशीनिंग करेंगे, उस पर पेंटिंग करेंगे। एक दफा फ्रेम उन्होंने तैयार कर लिया, फ्रेम जब तैयार हो गया तो फिर उन्होंने असेंबली लाइन में उस फ्रेम को डाला। जो सारे इंजन्स एंड ट्रांसमिशंस, जो मोटरसाइकिल के अंदर इंजन लगना है या गियर बॉक्स लगना है, वो जस्ट इन टाइम आता है उस असेंबली प्लांट पे या असेंबली लाइन पे। यानी कि आज आपने अगर 100 मोटरसाइकिल बनाने हैं तो उन मोटरसाइकिलों की जो बॉडी है या चेसी है वो बना दी गई और वो असेंबली लाइन में डाली गई। और एक और प्लांट से इंजन और ट्रांसमिशन सिस्टम्स आ गए। अब इंजन बनाने के लिए भी डिफरेंट प्रोसेसेस चाहिए होते हैं ना, मगर अब आपने एंड प्रोडक्ट बनानी है तो आपने चेसी ली, आपने इंजन पार्ट्स लिए, आपने और पार्ट्स लिए और आपने डिफरेंट उन पे एक्टिविटीज की और उनको असेंबल कर दिया। तो वो जस्ट इन टाइम अराइवल होता है। जस्ट इन टाइम अराइवल जब आता है तो इसका मतलब है कि जी अगर आज आपने 100 चीज़ें बनानी है तो 100 चीज़ों का ही माल आएगा, 200 चीज़ों का नहीं आएगा। आपके पास इन्वेंट्री नहीं होती है असेंबली लाइन में कि जी आप 200 चीज़ों की इन्वेंट्री सेव कर लो, जितना आपने काम करना है उतनी काम की चीज़ें आती हैं। फिर जैसे ही वो आपकी चेसी और आपका इंजन एंड ट्रांसमिशन आ जाती है, उसमें ऑयल टैंक डाला जाता है, उसके अंदर शॉक एब्जॉर्बर्स डाले जाते हैं, हैंडल बार उसके जो हैंडल हैं वो लगाए जाते हैं, फेंडर उसके अंदर डाला जाता है, एयर क्लीनर, फ्लूइड्स एंड मफलर, फ्यूल टैंक्स, व्हील्स, वो सारे जब डाल दिए जाते हैं तो आपकी प्रोडक्ट यहाँ असेंबल हो जाती है। इस पॉइंट तक तो असेंबल नहीं हुई थी ना, इस पॉइंट तक तो पार्ट्स आ रहे थे, जितने भी पार्ट्स यूज होने हैं वो आएंगे, इंजन आएगा, बॉडी आएगी, फिर उसके बाद इस पे ये सारे असेंबली प्रोसेसेस हुए और वो होके इधर आके आपकी जो प्रोडक्ट है वो फिनिश हो गई है, मगर अभी तक उसके ऊपर टेस्टिंग नहीं हुई हुई। तो जब फिनिश प्रोडक्ट है उसके ऊपर टेस्टिंग होती है, उसके अंदर कोई डिफरेंट टेस्ट किए जाते हैं कि जी सारी चीज़ें सही हैं, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स ठीक है, मैकेनिकल सिस्टम जुड़े हुए हैं, कोई चीज़ सही तरीके से बंद ये ना हो कि जी कोई ऐसा कंपोनेंट हो जो सही तरीके से ना जुड़ा हो। तो वो जो सारी टेस्टिंग होती है फिर उसके बाद उसको एक रोलिंग टेस्ट यानी कि चला के चेक किया जाता है और फिर उसके बाद आपकी प्रोडक्ट जो होती है वो बन जाती है। अब देखिए इसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स आ रहे हैं, उनको असेंबल किया जा रहा है।
एक उसकी बॉडी भी यहाँ से देखें, डिफरेंट प्रोसीजर्स या डिफरेंट एक्टिविटीज यूज करके बॉडी बनाई गई, वो बॉडी बना के और चीज़ों के साथ जोड़ी गई और उस जोड़ने के बाद उसको टेस्ट किया गया और आपके पास एंड प्रोडक्ट हो गई। एंड प्रोडक्ट जब बन गई तो फिर उसको कस्टमर तक शिपमेंट के लिए क्रेट में डाला गया और शिप कर दिया गया। तो ये इस तरीके से आपको पता चल रहा है कि इस तरीके से एक मोटरसाइकिल बनता है। प्रोसेस स्ट्रेटेजी क्या होती है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोसेस स्ट्रेटेजी इज टू बिल्ड अ प्रोडक्शन प्रोसेस दैट मीट्स कस्टमर रिक्वायरमेंट्स and product specifications within cost and other managerial constraint। आपकी सबसे बड़ी managerial constraint ये होती है ना कि cost and time, जिस cost में minimum cost में बनाया जाए और minimum time में बनाया जाए। और भी managerial constraints होती हैं, मगर process की स्ट्रेटेजी ये होती है किसी भी प्रोसेस को आप इसलिए बनाते हो या इसलिए डिजाइन करते हो कि जो आपका कस्टमर आपसे मांग रहा है उस चीज को मिनिमम कॉस्ट या मिनिमम टाइम में बनाओ या मिनिमम अदर मैनेजेरियल कंस्ट्रेंट्स उनको अंडर कंसिडरेशन रख के बनाओ। ठीक है, तो चलें अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम प्रोसेसेस को कैटेगराइज कर सकते हैं। एक दफा हमें प्रोसेसेस को कैटेगराइज करना आ गया तो फिर हम आपकी जो आसपास डिफरेंट प्रोसेसेस हैं उनको हम कैटेगराइज कर लें तो फिर हमें पता चल जाता है कि जी इसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक दफा आपको पता चल जाए कि जी ये आम है, ये सेब है, ये खुरमानी है, तो फिर आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हो कि जी आम के ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सेब के ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, खुरमानी के ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसका ये जायका होता है, ये इसकी टेक्सचर होती है। इसी तरह एक दफा आपको पता चल जाए, एक स्ट्रेटजी दे दी जाए कि डिफरेंट प्रोसेसेस जो हैं मैन्युफैक्चरिंग के, सर्विसेज के डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, उनको किस तरीके से कैटेगराइज करना है, तो फिर हम एक उसके अंदर उनको कैटेगराइज कर लें तो फिर हम उनके बारे में उनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। बेसिक कैटेगराइज किस तरह किया जाता है? कैटेगराइज किसी भी प्रोसेस को उसकी वॉल्यूम और उसकी वैरायटी पे कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, वॉल्यूम क्या है कि जी इस एक्स एक्सिस से आपको पता चल रहा है, ये जो एक्सिस है इसके अंदर इंक्रीजिंग वॉल्यूम है और वाई एक्सिस जो है उसके अंदर इंक्रीजिंग वैरायटी है। तो एक साइड पे हमने वॉल्यूम लगा दिया, एक साइड पे हमने वैरायटी। यहां आपके पास आ गया वॉल्यूम क्या है, यहां आपके पास आ गई वैरायटी क्या है। ठीक है, तो ये जो रीजन है ना, दिस इज दी एक्सेप्टेबल रीजन। इस रीजन में आप कोई प्रोसेस करोगे तो उसकी जो स्ट्रेटेजी है इट इज नॉट गुड स्ट्रेटेजी, आपको ज्यादा, आपके पैसे ज्यादा लगेंगे, विच मीन्स कि जी उसके अंदर वैरायटी भी कम हो और उसका वॉल्यूम भी कम है, तो इट इज नॉट अ गुड प्रोसेस, इट इज नॉट अ गुड प्रोसेस स्ट्रेटेजी। उसमें आपके ज्यादा पैसे लगेंगे, आपको नुकसान होगा। अब क्या है, बेसिकली ये है कि जी अगर आपके पास लो वॉल्यूम्स हैं मगर आपकी वैरायटी ज्यादा है तो हम उसके लिए कौन सी प्रोसेस यूज करेंगे या कौन सी प्रोसेस स्ट्रेटेजी यूज करेंगे, वो होगी प्रोसेस फोकस्ड स्ट्रेटेजी। इसको हम जॉब शॉप भी कह सकते हैं। ठीक है, ये कहाँ आपको नजर आती हैं? ये आपको हॉस्पिटल्स के अंदर नजर आएंगी, रेस्टोरेंट्स के अंदर नजर आएंगी जहां आप अपनी मर्जी का ऑर्डर देते हो, डिफरेंट हॉस्पिटल्स के अंदर जहां आपको इंडिविजुअलाइज्ड किस्म की सर्विस चाहिए होती है। अब देखें, वॉल्यूम इसके अंदर इतना नहीं है मगर आपके पास वैरायटी बहुत ज्यादा है। रेस्टोरेंट के अंदर आप एक या दो प्लेटें ही मांगते हो मगर अपनी मर्जी की चीज मांगते हो, तो आपके पास एक बहुत सारी वैरायटी होती है, उसमें से अपनी मर्जी की चीज मांगते हो मगर थोड़ी क्वांटिटी में मांगते हो। इसी तरह हॉस्पिटल में आप जाते हो तो एक तरह का, बहुत कम लोग होते हैं जो जिनको एक खास तरह की बीमारी होती है मगर उनकी क्वांटिटी कम है, मगर बहुत सारी बीमारियों के लोग आते हैं तो वैरायटी बहुत ज्यादा होती है। इसी तरह अगर आप ऐनक लेने जाते हो, आप एक दो ऐनक का ही ऑर्डर करते हो मगर वो ऐनक बिल्कुल आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, आपकी आंखें जितनी खराब हैं, जो उसका स्टाइल होना चाहिए वो सारा आप जाके बताते हो। तो ऐसे जो प्रोसेसेस होते हैं जिनके अंदर वैरायटी बहुत ज्यादा होती है मगर वॉल्यूम इतना ज्यादा नहीं होता, उसको प्रोसेस फोकस्ड कहा जाता है, या हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं अंडर प्रोसेस फोकस्ड। इसको जॉब शॉप भी कहा जाता है। अब ऐसे प्रोसेसेस जिनके अंदर वॉल्यूम ज्यादा हो
relatively पहला तो प्रोसेस फोकस था ना, अब जो दूसरा जो आती है पॉइंट जिसके अंदर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट जरा कंपैरेटिवली ज्यादा हो और वैरायटी भी जरा कंपैरेटिवली ज्यादा हो, ठीक है, तो ये रेपिटेटिव प्रोसेसेस से की जाती है। जो ऑटोमोटिव की एग्जांपल मैंने आपको दी कि जी एक वॉल्यूम, आपने खास वॉल्यूम तक चीज बनानी है, एक तरह की चीज बनानी है, वैरायटी भी है और मॉडरेट वॉल्यूम भी है, मॉडरेट वैरायटी एंड मॉडरेट वॉल्यूम। तो ये रेपिटेटिव प्रोसेस से की जाती है। इसको ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग जितनी भी है वो सारी की सारी रेपिटेटिव प्रोसेस से होती है। होम अप्लायंसेस जितनी बनती हैं वो रेपिटेटिव प्रोसेसेस से बनाई जाती हैं। इसमें क्या होता है, नॉर्मली डिफरेंट मॉड्यूल्स जोड़े जाते हैं और चीजें बनाई जाती हैं। अब देखें गाड़ियों के आपके पास अनलिमिटेड वो नहीं होते, मॉडल्स नहीं होते, कोई 5-6 मॉडल्स होते हैं जिनमें से आप चूज कर सकते हो, ठीक है। तो उसके अंदर क्या हुआ कि मॉडल्स की वैरायटी है, बहुत कम नहीं है, मगर देयर इज अ मॉडरेट वैरायटी, मगर उनके वॉल्यूम्स भी फिर ज्यादा होते हैं, तो वो हम रेपिटेटिव प्रोसेसेस से बनाते हैं। जो तीसरी टाइप है उसको कहते हैं प्रोडक्ट फोकस। इसके अंदर हमें वैरायटी तो बहुत कम मिलती है मगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा मिलता है, तो इसको हम प्रोडक्ट फोकस कहते हैं। नॉर्मली जो स्टील होती है, चिप्स होते हैं, ग्लास होता है, ये इस तरीके से एक ही तरह के चिप्स बन रहे होते हैं मगर बहुत ज्यादा वॉल्यूम में बनते हैं। एक ही तरह का ग्लास बन रहा होता है मगर बहुत सारे वॉल्यूम में बन रहा होता है। जिस तरह ये जितने भी केमिकल प्रोडक्ट्स होती हैं, केमिकल प्रोसेसेस, वो भी कंटिन्यूस प्रोसेस से बनते हैं। पेट्रोलियम की चीजें भी कंटिन्यूस प्रोसेस से बनती हैं। खास बहुत कम वैरायटी होती है मगर बहुत ज्यादा वॉल्यूम में बनती है। अब एक इसके अलावा, इन 3 प्रोसेसेस के अलावा, प्रोसेस फोकस्ड, रेपिटेटिव प्रोसेस एंड प्रोडक्ट फोकस्ड प्रोसेसेस के बाद एक और टाइप ऑफ प्रोसेस आती है, उसको हम कहते हैं मास कस्टमाइजेशन। मास कस्टमाइजेशन के अंदर क्या कि जी वैरायटी भी ज्यादा होती है और वॉल्यूम भी ज्यादा होता है। यू हैव वॉल्यूम भी ज्यादा है, वैरायटी भी ज्यादा है, तो ये मास कस्टमाइजेशन इधर आ जाती है। यहां आपके पास प्रोडक्ट फोकस आ जाता है, यहां आपके पास वैरायटी कम है, वैरायटी ज्यादा है मगर वॉल्यूम कम है, ठीक है। तो यहां आपके पास प्रोसेस फोकस्ड आ जाता है और यहां आपके पास रेपिटेटिव फोकस आ जाता है कि जी relatively large amount of variety but and relatively moderate amount of volumes। तो ये repetitive focus इधर आपके पास आ जाता है। मास कस्टमाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जी इसके अंदर आप ज्यादा वॉल्यूम में ज्यादा वैरायटी की चीजें बना सकते हो मगर इसको इम्प्लीमेंट करना जरा डिफिकल्ट है और ये ज्यादातर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में बनती हैं। इसके अंदर 3-4 और कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे पोस्टपोनमेंट का कंपोनेंट होता है कि जी प्रोडक्ट का डिजाइन आप ऐसे करो कि उसके अंदर पोस्टपोनमेंट हो सके। ये सारे की सारी चीजें हमें इम्प्लीमेंट करनी पड़ती हैं, जस्ट इन टाइम इम्प्लीमेंट करना पड़ता है और इट्स नॉट relatively easy to design a process which is capable of mass customization, मगर अगर आप कर सकते हो तो rewards are huge। अब मैं आपको इधर एग्जांपल दूंगा कि कंप्यूटर्स इस तरीके से बनते हैं। कंप्यूटर्स क्यों मास कस्टमाइजेशन से बनते हैं, उनमें क्या खास बात है। कंप्यूटर्स इनहेरेंटली उनके अंदर जो उनके कंपोनेंट्स होते हैं वो एक तरह के होते हैं। अब आप में से एक बंदा है, उसको नीले रंग का कंप्यूटर चाहिए, एक को पिंक का, एक का ग्रे का, और उसके अंदर स्पेसिफिकेशन भी डिफरेंट चाहिए। किसी को इतनी मेमोरी चाहिए, किसी को इतनी हार्ड ड्राइव चाहिए। तो ये डिफरेंट वैरायटीज हैं, इसके अंदर बहुत ज्यादा वैरायटीज हैं। मगर कंप्यूटर्स का इनहेरेंट स्ट्रक्चर ऐसा है कि आप उसको डिफरेंट कंपोनेंट को जोड़ोगे तो आपको एक चीज मिल जाएगी, डिफरेंट कंपोनेंट्स को जोड़ोगे तो दूसरी चीज मिल जाएगी। तो जो कंप्यूटर्स होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होती हैं उनके अंदर मास कस्टमाइजेशन हम बड़े इजीली कर सकते हैं क्योंकि उनका डिजाइन जो होता है वो मॉड्यूलर होता है, मॉड्यूल्स में होता है। मॉड्यूल्स को जोड़ो एक तरह की टाइप निकल आई, मॉड्यूल्स को जोड़ा दूसरी तरह की टाइप निकल आई। ये मास कस्टमाइजेशन के अंदर प्रोडक्ट डिजाइन बहुत इम्पैक्ट करता है, आपको पोस्टपोनमेंट की स्ट्रेटेजी बहुत इम्पैक्ट करती है। और ये सारे अपने जो जितने भी हमने अभी तक प्रोसेस टाइप पढ़ी हैं उन सारों से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लेता है, मास कस्टमाइजेशन के अंदर आते हैं और वो डिफरेंट स्ट्रेटेजीज फ्रॉम डिफरेंट
प्रोसेसेस मास कस्टमाइजेशन के अंदर हम यूज़ करते हैं। ये हम पढ़ेंगे कि कौन सी स्ट्रेटजीज हम यूज़ करते हैं, मगर मास कस्टमाइजेशन एट दिस स्टेज इट इज़ रिलेटिवली डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव टू इम्प्लीमेंट, बट इफ़ यू कैन इम्प्लीमेंट इट, इट इज़ अ वेरी गुड strategy for processes. Process strategies: how to produce a product or provide a service that meets or exceed customer requirements, meets cost and managerial cost. Process strategies क्या होती हैं, किस तरीके से आपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना है, प्रोसेस को डिज़ाइन करना है या सर्विस को डिज़ाइन करना है टू मीट योर कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, हाउ long-term effects on has long-term effect on efficiency and production flexibility and cost and quality. अब जो process strategies होती हैं वो क्या बताती हैं कि आपने प्रोडक्ट को या सर्विस को किस तरीके से बनाना है और अपनी कस्टमर की डिमांड्स को या कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को किस तरह वो करना है, पूरा करना है। इसकी प्रोसेस डिज़ाइन के अंदर या प्रोसेस स्ट्रेटजी के अंदर आपको कुछ और चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ता है, यानी कि कॉस्ट क्या होगी, क्वालिटी आपकी प्रोडक्ट की क्या होगी, एफिशिएंसी आपकी कितनी होनी है और प्रोडक्शन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कितनी होगी कि अगर कल आपने अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है तो आपको एट दिस स्टेज प्रोसेस इस तरीके से या प्रोसेस की वो स्ट्रेटेजी रखनी पड़ेगी कि जो आपको फ्यूचर में एक्सपैंड करने की या अपनी कैपेसिटी को एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट करने की करने दे, इस चीज़ की इजाज़त दे। तो वो जो हमने अभी तक 4 बेसिक स्ट्रेटजीज पढ़ी हैं कि जी प्रोसेस फोकस्ड, रेपिटेटिव फोकस्ड, प्रोडक्ट फोकस्ड एंड मास कस्टमाइजेशन, आप किस तरीके से देख सकते हो। लेट्स स्टार्ट कि जी एक एक प्रोडक्ट एक एक प्रोसेस स्ट्रेटेजी को देखते हैं। प्रोसेस फोकस्ड क्या है? फैसिलिटीज आर ऑर्गेनाइज्ड अराउंड अ स्पेसिफिक एक्टिविटी और पर्पस, जनरल पर्पस इक्विपमेंट एंड स्किल पर्सनल्स। अब इसके अंदर जो इक्विपमेंट होती है वो जनरल पर्पस होती है, लोग जो होते हैं वो रिलेटिवली ज़्यादा स्किल्ड होते हैं। हाई डिग्री ऑफ प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंट वेरिएशन की जा सकती हैं। टिपिकली हाई कॉस्ट एंड लो इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन, आपको इसकी जो मशीनरी है वो उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट होती है वो ज़रा कॉस्ट टिपिकली हाई होती है, मगर इक्विपमेंट की यूटिलाइजेशन कम होती है। आप इसकी एग्जांपल हॉस्पिटल से ले रहे हैं कि हॉस्पिटल के अंदर आपने अगर एक्सरे मशीन डाली है तो एक्सरे मशीन की यूटिलाइजेशन रिलेटिवली कम होती है, मगर उसकी कॉस्ट बड़ी ज़्यादा होती है। प्रोडक्ट फ्लो मे वेरी कंसिडरेबली, मेकिंग प्लानिंग एंड स्केजुलिंग आर डिफिकल्ट चैलेंज। अब जो प्रोडक्ट है, आपकी प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारी वेरिएशन है ना। अब प्रोसेस फोकस तभी करते हैं ना कि जी प्रोडक्ट का वॉल्यूम तो इतना ज़्यादा नहीं है मगर प्रोडक्ट में वेरिएशन बहुत ज़्यादा आ रही है। तो अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बनाने के लिए डिफरेंट ऑपरेशंस चाहिए, डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए आपको डिफरेंट तरह की मशीनें चाहिए। तो जाहिर बात है जितनी ज़्यादा चीज़ों की वैरायटी होगी उतनी ज़्यादा आपको प्लानिंग और स्केजुलिंग के अंदर प्रॉब्लम पड़ेगी। सिंपल सी एग्जांपल है इसकी आपके पास प्रोसेस फोकस्ड की, हॉस्पिटल्स के जी आपके पास डिफरेंट तरीके के पेशेंट्स या डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के पेशेंट्स आते हैं। आपको उन हर पेशेंट की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, हर पेशेंट को एक इंडिविजुअलाइज्ड सर्विस चाहिए होती है। इंडिविजुअलाइज सर्विस चाहिए तो उसको किस तरीके से पूरा किया जाएगा, डिफरेंट लोगों को, डिफरेंट रिसोर्सेज को, डिफरेंट मशीनों को यूज करके हर पेशेंट को वो सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। तो आप एक लार्ज वैरायटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, मगर एक एक दो दो बंदे को प्रोवाइड कर रहे हो। तो इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ सर्विस इतनी ज्यादा नहीं है, मगर बड़ी वैरायटी ऑफ सर्विस बहुत ज्यादा है। तो उसके अंदर क्या होती है, वैरायटी ऑफ सर्विस जब ज्यादा हो जाएगी, लोग आप इस्तेमाल कर रहे हो, मशीनें आप यूज कर रहे हो, मगर उनकी यूटिलाइजेशन इतनी ज्यादा नहीं हो रही। आपने मशीनें रखी हुई हैं, लोग रखे हुए हैं, मगर एक एक दो दो लोग आ रहे हैं, तो उनकी मशीनों की यूटिलाइजेशन इतनी ज्यादा नहीं हो रही, ह्यूमन रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन इसलिए ज्यादा नहीं हो रही। इस तरह के जो प्रोसेस फोकस्ड होते हैं इसके अंदर आपके पास वॉल्यूम्स कम होते हैं मगर वैरायटी आप ज्यादा देते हो। ठीक है, हॉस्पिटल्स की एग्जांपल, रेस्टोरेंट्स की आपके पास एग्जांपल आ गई। रेस्टोरेंट्स के अंदर बहुत सारे आपके पास खाने के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, मगर एक एक दो दो ऑप्शंस ही होते हैं कि जी अब आपने इटालियन खाना है, एक दो लोगों ने खाना है, इसी तरह किसी ने स्टेक खाना है तो एक दो लोगों ने खाना है। तो वॉल्यूम्स इतने ज़्यादा नहीं होते, वैराइटीज आपके पास ज़्यादा होती हैं।
at this stage, I think I should stop with the process strategies, और अभी आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि जी हमने अभी तक क्या कर लिया। हमने चैप्टर जो 6S की कुछ प्रॉब्लम्स थी हमने वो डिस्कस कर ली, हमने डिफरेंट प्रोसेस स्ट्रेटजीज देखी, हमने देखा कि जी चैप्टर 7 के अंदर 7S के अंदर क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, प्रोसेसेस के बारे में देखेंगे, प्रोसेस स्ट्रेटजीज क्या होती हैं। हमने तो 4 तरह की प्रोसेस स्ट्रेटजीज पढ़ी कि जी प्रोडक्ट फोकस क्या होती है, प्रोसेस फोकस क्या होती है, रेपिटेटिव फोकस क्या होती है, एंड मास कस्टमाइजेशन क्या होती है। ये आपको स्ट्रेटजीज सिर्फ इसलिए समझाई जा रही हैं कि जी आपको पता चल जाए कि हर प्रोसेस को कैटेगराइज किस तरह से करना है। आपको पता चल जाए कि जी प्रोसेस फोकस्ड ये है, प्रोडक्ट फोकस ये है, रेपिटेटिव फोकस ये है, मास कस्टमाइजेशन ये है। जब आपको पता चल जाएगा कि डिफरेंट प्रोसेस स्ट्रेटजीज कौन सी होती हैं, प्रोसेस को किस तरह से कैटेगराइज किया जाता है, फिर हम आगे पढ़ेंगे कि जी इनके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, किस तरह के लोग इसके अंदर चाहिए, किस तरह के रिसोर्सेज इसके अंदर चाहिए। ठीक है, I should conclude my lecture. Until next time, this is Dr. Fahad Amjad. Assalamu alaikum.